सम्मानशील मित्रों, पिछले 10 दिनों से लगातार ही आप लोग ज्योत्सना मिलन कवि कथाकार ज्योत्सना मिलन के कृतित्व और व्यक्तित्व के कई पहलुओं से, उनके अंतरंग आकलन से भी गुजर चुके हैं। इतना रोचक, इतना बहुवस्तु स्पर्शी कार्यक्रम था ये कि उसके बाद मेरी उपस्थिति इसमें रहना कोई आवश्यक नहीं था, अतिरिक्त ही लग रहा था मुझे ये। किंतु जनसुलभ पुस्तकालय के सूत्रधार अर्पण कुमार जी पता नहीं क्यों इस जिद पर अड़ गए कि नहीं, आपको इसमें जुड़ना ही है। स्वाभाविक एक अपेक्षा रहती है लोगों को, लेकिन मेरे लिए ये ज़रा थोड़ी अटपटी स्थिति है। इस अटपटी स्थिति से न उबर पाने की लाचारी ने मुझे यहाँ आपके सामने बिठा दिया है। मित्रों, कृति से स्मृति नहीं कृति जो शीर्षक मैंने दिया है अपनी इस प्रस्तुति का, उससे आप सीधे सीधे कहीं यह तात्पर्य न निकाल लें कि मैं आलोचक की भूमिका निभाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अनेक सुपात्रों ने यह निभाई ही है। मैं तो जो मेरे लिए स्मृति के भी पहले, स्मृति के भी आर पार कृति ही रही, उसी का स्मृति आवाहन करने को आया हूँ, अंतर्विवश हुआ हूँ। मित्रों, ज्योत्सना की कहानियों पर, कविताओं पर भी समकालीन हिंदी साहित्य के कई सुविख्यात लेखकों लेखिकाओं ने, उदाहरण के लिए मृणाल पांडे, अर्चना वर्मा, राम कुमार, प्रभात कुमार त्रिपाठी, सारा राय, ल्यूसी रोजेनस्टाइन, तेजी गुरवर, जयशंकर, रमेश दवे, अनिरुद्ध उमट, कई लोगों ने लिखा है। कवि कथा देश ने भी ज्योत्सना मिलन पर विशेषांक निकाला था। ये तो एक सहज स्वाभाविक सा सत्य है कि ज्योत्सना के लेखन में स्त्रियों के सरोकार प्रकट हुए हैं। वे खुद कहती हैं कि मेरे जीवन में स्त्रियां प्रकृति जितनी ही जगह घेरती हैं। एक अन्य साक्षात्कार में उनका कहना है, ये सारा राय ने इसको दर्ज किया था, कि उनका लेखन आम स्त्रीवादी लेखन नहीं है। स्त्रियों की समस्याओं को सूचीबद्ध करता हुआ और उनके समाधान की कोशिश करता हुआ आम स्त्रीवादी लेखन वह नहीं है। ज्योत्सना को पढ़ने का मतलब स्त्री के वजूद में दाखिल होना है। उनकी स्त्रियां अगर त्रास और बंधनों में जकड़ी हुई हैं तो कल्पना का एक संभावित समानांतर संसार भी है उनका, जहां निकले बिना भी जाया जा सकता है। और यही समानांतर संस्कार है जो कि संभावना का अंतरिक्ष बन जाता है उनके साहित्य में, कृतित्व में, जहाँ इच्छाएं जन्म ले सकती हैं और उम्मीद पुनर्नवा होती जाती है। स्वयं ज्योत्सना मिलन का कहना है, कविता मेरी एक ज़रूरत है और कथा एकदम दूसरी। ये भी किसी साक्षात्कार के सिलसिले में उन्होंने कहा था, मुझे याद आया। कविता मेरी एक ज़रूरत है और कहानी एकदम दूसरी।
कविता कहानी का विकल्प नहीं है, न ही कथा कविता का विकल्प है। इसीलिए शुरू से आज दिन तक वे मेरे साथ हैं। स्मृति होते होते यही ना नाम दिया था ज्योत्सना ने अपनी अंत में प्रकाशित संस्मरणों की किताब को। मैं क्या नाम दूं उसे, जो कि मेरे लिए कभी स्मृति में नहीं घट सकती, जो शुरू दिन से आज अभी तक मेरे लिए कृति ही बनी रही, एक सदा अपूर्वानुमेय, सदा असमाप्य कृति, जिसमें निरंतर नित नई कोपलें फूटती रहती है, जो यूं है तो मुझसे सर्वथा अलग और स्वतंत्र, किंतु जो जाने क्यों और कैसे मुझे शुरू दिन से ही नितांत जैसे अपनी कृति हो, मैं अपनी कल्पना सृष्टि हो, वैसी ही लगती रही। हर दृश्य और श्रव्य यथार्थ को चाप कर उस पर अंततः हावी हो जाती कल्पना सृष्टि, मानो कल्पना ही सबसे बड़ा सच हो और वही अपने बस का हो, बाकी सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर परिस्थिति का खेल, जिसका कि हमारी असलियत से, असली जिजीविषा से, असली संघर्ष से, प्रश्नाकुलता से कोई संबंध नहीं। तो क्या इसी को रोमांटिक जुनून कहा जाता है? कैसा रोमान है यह, जो समूचे जीवन के आर पार अपनी अटल अनिवार्य सत्ता में कायम रहा आता है, काल गति को भी मुंह चढ़ाता हुआ। ज्योत्सना से मेरी पहली मुलाकात ही उसकी कविता के जरिए हुई थी। यदि वह कविता मेरे सामने नहीं पड़ती तो शायद हम एक दूसरे के अस्तित्व से भी बहुत दिनों तक बेखबर ही रहे आते। कविता के बजाय यदि मैं पहले साक्षात उससे मिला होता तो भी शायद वैसा कुछ घटित नहीं होता। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगी थी उस घटना के बाद सचमुच उसके जीवंत संपर्क में आने में, परंतु हर बार जब भी मैं उससे मिलता, मानो उससे नहीं उसकी कविता से ही मिलकर लौटता। कविता ही क्यों, उसकी चिट्ठियाँ भी मेरे लिए उसकी दैहिक उपस्थिति और उसकी आवाज़ से भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जीती जागती, कहीं ज़्यादा प्रत्यक्ष हुआ करती थी। उसकी कविता मुझे याद आ रही है यहाँ पर। जब हर दिशा में अंधकार गहराए थे, तब मेरी पुतलियों के कंदील जल उठे थे। जब हर दिशा में अंधकार गहराए थे, तब मेरी पुतलियों के कंदील जल उठे थे। मूक आलोक छिटक गया था क्योंकि तुम जा रहे थे। आज अनंत के हर कोने में दीप जल उठे हैं। आँखों के छलकते ताल में पुतलियों के दो कमल कांप कर खिल गए हैं। क्या सच ही तुम लौट आए हो? मित्रों, वह ज्ञानोदय का नवोदित लेखिका विशेषांक था, जिसमें उसकी यह कविता जो मैंने अभी उद्धृत की आपके सामने, यह कविता और कुछ अन्य कविताएं भी छपी थी। कविताओं के अंत में जो पता छपा रहता है उस पर तो मेरा तब एकाएक ध्यान ही नहीं गया था। कैसी मोहनी माया थी वह, किस कदर मेरे मन प्राण को मथ डालने वाली कि मैं छटपटा उठा कवयित्री को तुरंत तत्काल पुकार लगाने को। और जब अकस्मात उस पते पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं विस्मय से अवाक रह गया। अरे, इस पते पर तो मैं जाने कितनी चिट्ठियाँ पठा चुका हूँ। बेशक किसी अन्य को, पर उसे भी तो पता होगा ना, उसी के परिवार के सदस्य को तो लिखी गई चिट्ठियाँ हैं वे। अरे, यह कैसा संयोग है कि वयस्क जीवन में जिस पहले ही साहित्यकार को, बड़े साहित्यकार को मैंने अपने इतना निकट पाया और पत्राचार के माध्यम से जिसके निकटतर आता जा रहा हूँ, उन्हीं की पुत्री निकल आई। यह तो डरते डरते पहले तो मैंने वीरेन भाई को, अर्थात
वीरेंद्र कुमार जैन को, उनको ही अपनी डिस्कवरी का विस्मय उल्लास जताया। तो उनकी प्रेरणा से एक दिन स्वयं कवयित्री के हाथ की लिखावट का प्रसाद क्या सुलभ हुआ, सीधे उसी के साथ प्रत्यक्ष पत्र संवाद का राजमार्ग ही खुल गया। जल्द ही हम मिले और बार बार मिलते रहे, किंतु वह मिलना अक्षर कुंजों में मिलने के अनुभव से हर बार कुछ अलग ही छिटका रहता। कभी भी उसके समकक्ष जैसे नहीं उठ पाता। कैसा संकेत था यह नियति का, जिसे पाकर सारा जीवन ही मानो उसी एक दुर्दम्य और उदग्र उत्कंठा में सिमट आया था। उसी एक प्रतीक्षा, उसी एक आहट को समर्पित, उसी से एक जान। संकेत नियति का पाकर तम से जीवन उलझाए, वह सोती गहन गुफा में चंचल लट को छिटकाए। लेकिन यह उसकी नहीं, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। उसकी ज्योत्सना मिलन की खुद की कविता आप सुनिए, वो ये रही, आहट उसका शीर्षक है। आहट, यह कैसी आहट कि जिस पर सदा के अटल आबाद अनंत प्राण आकुल हो सिमट कर बदने को, कहीं खो जाने को हिल उठे हैं। सोए से अंधियारे में जागते अस्तित्व को, सोए से अंधियारे में जागते अस्तित्व को परसने पा जाने आतुर से विराट मुखरित मौन बन पुकार उठे हैं। आ रही आहट चली तो नहीं जाएगी आगे, आ रही आहट चली तो नहीं जाएगी आगे, नहीं नहीं, यह सदा आने को ही रहे। मैं सुनती ही रहूं प्रतीक्षा में, और जब आए मैं ही न रहूं, आहट में खो जाऊं, बस आहटमय हो जाऊं। ज्योत्सना की पैदाइश और परवरिश मुंबई में हुई थी। मुंबई, जिसे कि स्वयं ज्योत्सना की एक कविता ने, ज्योत्सना की छोटी से छोटी कविताओं में भी सर्वाधिक छोटी कविता ने अजर अमर बना दिया है। उस मुंबई को लिखती है, क्या कहती है ये कविता सुनिए। पैदा होने के दिन से हरदम कूदने को झुका शहर समुद्र पर, बस इतनी। पैदा होने के दिन से हरदम कूदने को झुका शहर समुद्र पर। मुंबई भारत का सर्वाधिक कॉस्मोपॉलिटन महानगर है। वह कॉस्मोपॉलिटन संस्कार ज्योत्सना मिलन के भीतर कहीं गहरे में भिदा हुआ था। गुजराती उसके लिए मातृभाषा की तरह थी, मातृभाषा की समतुल्य, बिल्कुल। गुजराती के बड़े से बड़े लेखकों का जो अंतरंग समुदाय था, अंतरंग मंडली थी, उस इनर सर्किल का हिस्सा थी वह। जब मैं उससे मिला, देखा मैंने प्रत्यक्ष, सबसे बड़े कवि गुजराती की जो माने जाए राजेंद्र शाह, उनके द्वारा उन्हीं की लिपिनी नाम की वो संस्था थी, वहाँ भी उसके साथ में गया। मैंने देखा स्वयं, गुजराती तो ज्योत्सना के लिए मातृभाषा की तरह थी, मातृभाषा ही थी। गुजराती के बड़े से बड़े लेखकों के इनर सर्किल का हिस्सा थी वह। हिंदी से भी पहले उसने गुजराती में अपनी पहचान बनाई थी, लेखक की पहचान। मराठी भी उसके लिए उतनी ही सहज थी। शायद इसी कॉस्मोपॉलिटन संस्कार के चलते भी उसमें तमाम तरह के लोगों को ही नहीं, बल्कि तमाम तरह की परिस्थितियों और परिवेशों को भी पचा लेने की, अपना लेने की अद्भुत जन्मजात सामर्थ्य विकसित हुई थी। इसका असंदिग्ध
भरपूर प्रमाण तब मिला जब विवाह के उपरांत उसका साबका एक ऐसे वातावरण से, एक ऐसे परिवेश से पड़ा जो कि उसके जन्म सिद्ध बम्बैया परिवेश का 100% उल्टा था, सर्वथा विलोम। सीधी, जहाँ मैं उन दिनों प्राध्यापकी कर रहा था, विंध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ कस्बा था, अक्षरशः अंडमान समझ लीजिए, जहाँ पार्क या थिएटर या सिनेमा घर की तो कौन कहे, कायदे का बाजार और एक होटल तक नहीं था। हमारा निवास भी एक के भीतर एक धंसे 3 डिब्बानुमा कमरों का था। अभी कुछ दिन परसों नरसों ही शायद मेरे भाई विपिन चंद्र शाह ने भी अपने संस्मरण सुनाए थे, तो उसमें भी इसका जिक्र था, सीधी के इस निवास का, आपको याद होगा। एक के भीतर एक धसे 3 डिब्बानुमा कमरे, जहाँ सुबह शाम चूल्हा सुलगाते ही पड़ोसी घरों का सारा धुआं हमारे घर में भर आता था। वहाँ तो बुरादे की अंगीठी से ही काम चलाना होता था, गैस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे माहौल में अपनी नई नई गृहस्थी की शुरुआत करना और अपनी युवावस्था के पूरे 8 बरस, कम नहीं 8 बरस, इससे अधिक उसी में झोंक देना ऐसे परिवेश में, इससे ज़्यादा कुंठाकारी परिवेश की आप कल्पना कर सकते हैं? हमारे सामने ही बीसियों मेरे सहकर्मी, मेरे कलीग्स, प्राध्यापक लोग आए वहाँ ट्रांसफ़र हो करके, लेकिन 1-1.5 बरस के भीतर ही उस अंडमान से अपनी रिहाई करवा के चले गए। हम ही एकमात्र ऐसे अपवाद थे जो बिना किसी आशा, बिना किसी संभावना की टोह तक लिए अपने उस अरण्य कांड में मस्त रहे आए, उसी को अपना राज्याभिषेक मानते रहे। सुबह 3 किलोमीटर पैदल चल के एक टेकरी पर हम चढ़ते थे, सोन नदी के दर्शन करते थे, सोनभद्र के। शाम को बेटी को कंधे पर बिठाए सूनी सड़कों की सैर, ये था हमारा ये हमारी दिनचर्या थी। घर में सप्ताह में एक बार उस इलाके के गवैयों की बैठक जमाते थे हम। साल में कम से कम 4 बार 100 मील की 200 मील की कमर तोड़ बस यात्रा करके हम अपने साहित्य तीर्थ प्रिय नगर इलाहाबाद की सैर कराते थे। अपने प्रिय लेखकों, अग्रजों के सत्संग का, साहित्यिक सत्संग का सुख लूटने के लिए, जिसमें ज्योत्सना बिल्कुल बराबरी की सहचरी थी। इस साहित्यिक यात्रा में भी हमेशा आती थी, वो भी आती थी साथ में। भला क्या कसर रह गई थी हमारे लग्न जीवन के उस उषा काल को स्मरणीय और सार्थक बनाने में? लेकिन इस उत्सव धर्मिता का उतने ऐसे बंजर परिवेश में, उदासीन परिवेश में भी खुश रहे आने, उल्लसित रहे आने, सक्रिय रहे आने का सारा श्रेय मेरी इस निरीह निर्लज्ज काठी को नहीं, बल्कि ज्योत्सना नाम की उस सर्वस्वीकारी, सर्वाश्लेषी चरित्र को, उसके अंतःकरण को था। आज भी सोच करके हैरानी होती है कि कैसे पार्टी होगी उसने महानगर मुंबई और इस पिछड़े से भी ज़्यादा पिछड़े कस्बे सीधी के बीच की दुर्लंघ खाई, अपाट खाई को कैसे पाटा होगा उसने। किस बूते मुझे अपने वेतन का 1/3 हिस्सा तो अपने घर भेजना होता, माता पिता को,
और थोड़ी तंगहाली तो थी। तो उसके चलते कभी कभी क्या अक्सर ही वह नौकरी ढूंढने की जिद करती। मैं अड़ जाता, अरे क्या घर चलाने की 8 याम की नौकरी कम है? कोई वो तो नौकर वोकर कोई सहायक तो था नहीं, वही सब कुछ करती थी, खाना बनाना सब कुछ। तो ये घर चलाने की 8 याम की नौकरी क्या कम है जो कि थोड़ी तुम अपने सिर पर एक और बोझ लादना चाहती हो? तुम्हें पता भी है नौकरी होती क्या है, कितना समय खाती है, कितनी एनर्जी लगती है उसमें, कितना। क्यों ऐसी अपनी अंतरात्मिक चर्या, कीमती समय उसमें गंवाने की सोच रही हो तुम? क्यों जिद कर रही हो? फिर भी जब वह काफ़ी पीछे पड़ी मेरे, तो फिर मैंने एक विकल्प सोचा उसका। निजी तौर पर उसे अंग्रेजी में एमए करा देने का चक्कर चलाया। वो उसे पसंद आ गया। पहला ही पर्चा करके जिस दिन वो आई एमए प्रीवियस का प्राइवेट इम्तहान देके तो बेहद खुश। पता चला कि उसके सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की छात्रा थी, वो जहाँ से उसने गुजराती साहित्य में स्पेशलाइजेशन किया था, एमए पास किया था। तो वहाँ प्रथा थी कि 5 के 5 सवाल करने कंपलसरी नहीं होते थे। आप 5 में से 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, उस पर कितने नंबर मिलेंगे आपको ये तय नहीं होता था। जो आपने प्रश्न किए, जो उत्तर लिखे हैं, उसकी क्वालिटीज़ पर असेसमेंट होता था आपका। तो ज्योत्सना जी पर्चा करके आई इम्तहान में, पहले ही दिन बेहद खुश। पता चला सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो क्वालिटी असेसमेंट हुआ करता था, उसी मुगालते में, उसी की आदत थी उनको कोई मतलब नहीं कि वो समझती कि सारी दुनिया में बस ऐसे ही असेसमेंट होता होगा। उसी मुगालते में वो 5 की बजाय सिर्फ 3 प्रश्नों का सत्कार करके चली आई झूमती हुई। मैंने सिर पीट लिया सुनकर, अरे पागल, ये मुंबई नहीं रीवा है। 5 सवाल करने होते हैं। आप तुमको 100 में से नहीं, सिर्फ 60 में से नंबर मिलेंगे। तुम ज़रूर अपनी समझ से फर्स्ट डिवीज़न लाई होगी, लेकिन जो मार्कशीट तुम्हें मिलेगी 5 की बजाय 3 सवाल करने के, तो तुम्हें मार्कशीट किसमें से मार्क मिलेंगे? तुमको 3rd डिवीज़न की मार्कशीट मिलेगी तुमको नेचुरली। 3 सवालों पर जितने भी हो सकते पूरे भी दे दें तो भी हो, समझी? मगर साहब वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और कभी भी उसने 5 के 5 सवाल हल नहीं किए। नतीजा जो होना था वही हुआ, लेकिन उससे भी वो कुंठित नहीं हुई। उसके स्वभाव में एक ऐसी उछाल थी, कैसी भी परिस्थिति हो, अब इतनी भयानक घटना घट जाए कि अच्छी खासी तैयारी, अच्छी खासी योग्यता के बाद भी आप महज एक यांत्रिक गलतफहमी, मशीनी गलतफहमी के कारण इतना महंगा मोल आपको चुकाना पड़े। कोई दूसरा होए तो मारे फ्रस्ट्रेशन के, वो तो क्या हो जाए उसका, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं, अपनी जिद पर अड़ी रही वो। नहीं तो क्वालिटी असेसमेंट होता है, और कभी भी उसने 5 में से 5 के 5 प्रश्न जो अनिवार्य करने होते हैं, 5 प्रश्न होंगे, 10-20 सवाल दिए जाए तो 5 प्रश्न तो अनिवार्य करने ही होते हैं। लेकिन साहब नहीं, कभी भी उसने 5 के 5 सवाल हल नहीं किए, तो नतीजा इसका जो होना था वही हुआ। इस घटना के 20 बरस बाद जब हम लोग स्थानांतरित होकर के वापस भोपाल पहुंच चुके थे, तब अकस्मात हमारे जीवन में वह सुखद घटना घटी। वह सुदिन आया जब सेवा संस्था की संस्थापक और विश्व प्रसिद्ध समाज कर्मी इला बहन भट्ट
भोपाल पधारी और उन्होंने ज्योत्सनाबेन के सामने, उनके यहाँ से जो पाक्षिक पत्रिका निकलती थी ना, अनसुया, तो उन्होंने ज्योत्सना जी को ये ऑफर दिया, कहा कि ज्योत्सना जी आप हिंदी में निकाल दीजिए, गुजराती में निकलती है ये, हिंदी में भी निकाल दीजिए, आप इसका हिंदी अवतार संभव कर दीजिए। लो, अंधा क्या चाहे दो आंखें, ये उसकी क्या, स्वयं मेरी भी मुहमांगी मुराद पूरी होने की घड़ी थी। तब से 28 बरस बीत गए। अनसुया ज्योत्सना के जीवन में उतने ही महत्व की जगह घेरे रही जितनी कि उसकी कविता और कहानी। स्वरोजगारी स्त्रियों को समर्पित यह संस्था भारत की ही क्या, विश्व भर की इकलौती अनूठी संस्था ऐसी। उसकी गतिविधियां ज्योत्सना के लिए अनिवार्य बन गई। उसकी जो सर्जक वृत्ति थी, क्रिएटिव स्वभाव था, उस सर्जक वृत्ति की सगी और उसकी कॉम्प्लीमेंटरी संपूरक गतिविधि बराबर के महत्व रखने वाली। तो ये जो दूसरा काम उसने उठाया, उसने ज्योत्सना मिलन के लिए निरंतर सार्थक आत्मदान का, फुलफिलमेंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो मार्ग खोल दिया। इलाबेन का व्यक्तित्व और कृतित्व भी उसके लिए सदैव एक अचूक और अजस्र प्रेरणा स्रोत बना रहा। ऐसा पहचानने वाले लोग भी कहाँ मिलते हैं जीवन में, जो जिनमें ऐसी पहचान हो कि ये मैं चाहती हूँ, तो इसको पूरा करने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कैसा होगा वो। पहचान लिया, ढूंढ लिया उन्होंने ज्योत्सना को। एक दूसरी थी रैनाना बेन, उनसे भी उसका ज्योत्सना का उतना ही अंतरंग और उपजाऊ संबंध बना। इंदौर, लखनऊ, भागलपुर इत्यादि सेवा संस्था, जो मूल संस्था है असली, जहाँ का ये मुखपत्र था अनसुया, जिसकी वो संपादक बनी, तमाम जितने भी सेवा के केंद्र थे ना, सेवा संस्था के, इंदौर, लखनऊ, भागलपुर इत्यादि, वहाँ जो स्त्री शक्ति के जो प्रतिनिधि काम करते थे, उन सब से बहुत जल्दी ज्योत्सना ने अपना अंतरंग संबंध स्थापित कर लिया। मित्रों, मूलतः तो ज्योत्सना कवि ही थी, कवि और कथाकार दोनों। जन्मजात सहजिया कवि जिसे कहा जाता है, ऐसी प्रतिभा, ऐसा स्वभाव अगर हो तो उसके लिए किसी भी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से जुड़ने की एक लिमिट होती है, एक सीमा रेखा होती है, जिसको लांघना, जिसका उल्लंघन करना क्रिएटिविटी के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, आधारभूत कंडीशन है, वो क्या है? स्वातंत्र्य। एक लेखक के लिए, क्रिएटिव राइटर के लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या होता है? फ्रीडम, स्वातंत्र्य। उस मूल्यबोध को ही घपले में डाल सकता है अगर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाला रास्ता आप चुन लें, तो उसमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, अपना निजी स्पेस कायम रख पाना कैसा, कितना कठिन है। लेकिन ज्योत्सना इस विडंबना से सर्वथा मुक्त रही आई। उसका नारीवाद किसी आइडियोलॉजी का बंधक नहीं बन सकता था। ज्योत्सना उन्हीं अर्थों में फेमिनिस्ट थी जिस अर्थ में वर्जीनिया वुल्फ या एमिली डिकिंसन सरीखी कवि कथाकार प्रतिभाएं फेमिनिस्ट कहला सकती हैं।
यानी जीवन जगत को एक सच्ची भरी पूरी स्त्री की आंखों से देख सकने और दिखा सकने वाली विलक्षण क्षमता, जिसका कोई विकल्प नहीं है और जो बेहद बेहद जरूरी है सृष्टि की अर्थव्यवस्था को उसकी धुरी पर कायम रखने के लिए। ज्योत्सना सौटंच समतावादी थी। दैनिक जीवन में अक्षरशः आचरित मूल्यबोध और व्यवहार के सच्चे अर्थ में सौटंच समतावादी थी। ज्योत्सना दैनिक जीवन में अक्षरशः आचरित मूल्यबोध और व्यवहार के सच्चे अर्थों में। उसके पिता स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जैन प्रसिद्ध लेखक, धर्मयुग के अरसे तक बरसों तक धर्मयुग के संपादक रहे। फिर उसके बाद भारती, जो कौन सी संस्था थी बड़ी प्रसिद्ध, वो उसकी पत्रिका थी भारती, भारती के संपादक हो गए। जब धर्मयुग को छोड़ करके वहाँ आ गए वो, तो उनसे मेरी पहचान ज्योत्सना को देखने से मिलने से भी काफ़ी पहले हो चुकी थी। किनसे? वीरेंद्र कुमार जैन से, ज्योत्सना जी के पिता से। उनसे क्यों मेरी यारी हो गई, क्यों निकटता हो गई वीरेंद्र कुमार जैन से? वो श्री अरविंद के विजन के सर्वाधिक निकट थे। हिंदी लेखकों में सुमित्रानंदन पंत को छोड़ करके शायद ही कोई अन्य लेखक श्री अरविंद के विजन को इतनी गहराई से, इतनी उत्कटता से समझता होगा उस जमाने में। हालांकि अपने स्वप्न दृष्टा स्वभाव के चलते उनकी जो यूटोपियन आस्था थी, उसमें श्री अरविंद के साथ साथ मार्क्स के लिए भी थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल ही आती थी। परंतु मैं यहाँ आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सरोकार यहाँ वास्तविक जीवन में जिए जा रहे मूल्यों से मेरा आशय है। और उसी नाते मैं कहता हूँ कि मैंने अपने समूचे जीवन में अपने श्वशुर महोदय और उनकी सबसे जेठी संतान ज्योत्सना मिलन सरीखे समतावादी, यानी समता के मूल्य को जीने वाले, लिटरली जीने वाले, अक्षरशः अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं, बहुत कम। ऊंच नीच का भेदभाव की तो भली चलाई, उसका तो सवाल ही नहीं। जिसे हायरार्किकल सेंस कहता है, जो एक नेचुरल हायरार्की होती है ना, लोगों में भिन्नता होती है, वो हायरार्किकल सेंस की भी उपेक्षा होती थी उस घर में। ऐसे समतावादी परिवार था वो। मैं कह सकता हूँ कि समता के आदर्श को या बोध को जीने के लिए किसी भी आइडियोलॉजी की आड़ कदापि कदापि अनिवार्य नहीं, ये मेरा भी तब भी मानना था। और मेरे लिए इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक उल्लास की बात और क्या हो सकती थी कि वो घर वीरेंद्र कुमार जैन का, ज्योत्सना मिलन जहाँ पली पुसी, उस घर में भी समता के आदर्श अक्षरशः जीना, उसको असली 100% खरा समतावाद उस घर में देखा जा सकता था, अनुभव किया जा सकता था। ज्योत्सना जैन धर्मावलंबी परिवार की उपज थी और मैं ठेठ हिंदू हायरार्किकल जीवन व्यवस्था और परंपरा की। बहुत फर्क है दोनों में। अब कुछ तो मत वैभिन्य और टकराव ऐसे में स्वाभाविक था ही, और वह कभी कभार सतह पर भी उभर ही आता था। विवाहोपरांत जब वह मेरे अल्मोड़िया घर परिवेश में दाखिल हुई तो उसे वहाँ बहुत कुछ अनभ्यस्त और विचित्र लगा ही होगा,
क्योंकि वैसे भी मेरे घर के लोग, विशेषकर मेरी माँ, इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तो वहीं पहाड़ की कन्या हमारे लिए मैंने कब से चुन करके और सोच करके रखी थी, तो अचानक वो सब पलट गया तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही निराशा हुई माँ को। तो 3 साल लेकिन मैं भी धीरज के साथ अड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। ये नहीं कि बस भाग के चले जाओ और कर लो अपने मन की, नहीं, मैंने प्रतीक्षा की। तो माँ तो इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, और मैं उसको, उसका बात तो नहीं मान सकता था मैं, लेकिन प्रतीक्षा कर सकता था कि कभी तो मान जाएगी। तो 3 साल लग गए इस विरोध को शमित करने में और अपने पक्ष में भुनाने में। इसलिए तब फिर आखिर कैसे क्या जादू हुआ होगा कि देखते देखते 1-1.5 हफ्ते के भीतर ही वह मेरे अल्मोड़ा के घर के क्या छोटे क्या बड़े सब की स्नेह भाजन बन गई। यहाँ तक कि उस इतने बड़े कुटुंब के रसोई घर में भी उसने सीधी पैठ हासिल कर ली, और बूढ़े बच्चे सब कोई उसकी सरलता और आत्मीयता के ही नहीं, उसकी व्यावहारिक सूझबूझ के, उसकी पाक शास्त्रीय निपुणता के कायल हो गए। सब ने एक स्वर से माना और घोषित भी किया कि ऐसी सुंदर सुडौल सुकुमार स्वादिष्ट रोटियां तो आसान नहीं है बनाना, ऐसी तो चखाई नहीं उन्होंने पहले। यहाँ तक कि वही माँ, मेरी माँ, जिसे सबसे ज़्यादा सदमा पहुँचा था मेरे इस निर्णय से, इस विवाह से, इतना सदमा पहुँचा था कि हमारे आगमन के अगले दिन से ही उसने खाट पकड़ ली थी, बीमार हो गई वो। वही मेरी माँ इसी बहू के गुणों पर इस कदर निछावर हो गई कि हर साल जाड़ों में उसकी नज़दीकी, उसका सामीप्य, उसकी संगत पाने के लिए उसकी ललक अपने मन में सजोए हुए वो अपनी कमज़ोर हालत को भी दरकिनार करते हुए भोपाल के चक्कर लगाती रही, हर साल हर जाड़े में। इतना ही नहीं, मेरी माँ के भीतर छुपी जो अदम्य जिजीविषा, बच्चों सरी की ऊर्जा और कौतूहल, उसका एक नया ही संस्करण इस नई बहू के संपर्क में प्रकट हो गया। मेरे पिताजी ने कि वो बाबू कह के बुलाती थी, वे भी देखते इस अजनबी आत्मीयत के ऐसे कायल हुए कि क्या बताएं। उनका भी अपने आप ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करके नहीं था, उसके स्वभाव में कुछ, संस्कार में कुछ ऐसा, सब का अपनापा उसे अनायास हासिल हो जाता। अनायास क्यों, उसका जो स्वभाव था, उसका जो कामकाज था, उसके कारण। ज्योत्सना कभी इम्पल्सिव हो जाती थी, मूडी हो जाती थी, और अपने इस पक्ष को भी, आखिर कवि थी अपने इस पक्ष को भी बगैर किसी संकोच के तुरंत तत्काल वो अभिव्यक्त कर देती थी, कुछ दबाती छुपाती नहीं थी। किंतु उसके अंतर मन में, उसके स्वभाव में ही ऐसी जबरदस्त उछाल थी कि वह पलक मारते कैसी भी प्रतिक्रिया से ऊपर आ जाती थी, उभर जाती थी। उसका स्वभाव बिल्कुल अल्मोड़े के आसमान जैसा था, जो कि अभी तो एकदम नीला निरभ्र है, अभी एकदम बादलों से घिराता है और मिनटों के भीतर तड़ातड़ बरस जाता है और फिर उसी पारदर्शी निर्मलता में जगमगा उठता है। ऐसी तबीयत, ऐसा स्वभाव ज्योत्सना का था। यूं अन्याय चाहे जिसका भी, जिसके भी प्रति हो, उसे कतई असह्य था, सह ही नहीं सकती थी वो।
साफ बोल देती थी। उसकी अनदेखी करना अन्याय की या एक तटस्थ भाव अख्तियार कर लेना असंभव था ज्योत्सना के लिए। साफ दिखने वाला अन्याय या संवेदनहीनता ही नहीं, किसी भी तरह की उदासीनता या टाल मटोल या चूक हो किसी से घर में, तो तुरंत तत्काल अपनी मुखर प्रतिक्रिया वो जाहिर कर देती थी। रह ही नहीं सकती थी अपनी मुखर प्रतिक्रिया जाहिर किए बिना। इतना पारदर्शी स्वभाव था उसका, कोई छिपाव दुराव तो था ही नहीं उसके। लेकिन इस मामले में मेरा जो स्वभाव था उससे बहुत अलग था। मैं उससे कहता भी था कि अरे भाई, जीवन में सत्यवादिता का ऐसा आग्रह कुछ पुछाता नहीं भैया। जीने के लिए थोड़ी नाटकीयता, थोड़ा कवच, मुखौटा इत्यादि भी जरूरी है। मात्रा ज्ञान चाहिए, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन चाहिए। ये सब ये मैं कहा करता था। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी खुद अपनी ओपिनियन से, अपने विचार से थोड़ी दूरी बनाना आवश्यक है, एडजस्ट कर। लेकिन ये बात ज्योत्सना को बिल्कुल हजम नहीं होती थी। जबकि फिर भी देखिए, सच्चाई ये थी कि मैं खुद जितनी जल्दी उदासी में डूब सकता था, जितनी जल्दी आत्मावसाद में गर्क हो सकता था, जितनी जल्दी टेम्पर लूज कर सकता था, उसकी तुलना में तो ज्योत्सना बहुत जल्दी ही अपने उद्वेग से उबर करके ऊपर आ जाती थी। वही लचीलापन, वही स्वाभाविक उछाल उसकी तबीयत की, उसे हर नकारात्मक प्रतिक्रिया से, हर आत्मावसाद से, ये स्वभाव उसका था। मेरी दुनिया भर की बहुविध व्यस्तताओं के बावजूद वह मुझे मूलतः कवि ही मानती थी, क्योंकि हमारा जो परिचय ही जो हुआ था वो दो कवियों का आपसी परिचय हुआ था। तो मेरे मन में उसकी ये इमेज ही मूलभूत थी, तो बहुत मूलतः कवि ही मानती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि भाई इतनी सारी विधाओं में अपना जो दायरा है अपनी कविता को फिर वो उससे छिटक कर मैं कहानी में उपन्यास, आलोचना, फलाना, निबंध, ललित निबंध, क्यों इतनी जगह अपने को उलझा लिया है तुमने, ये शिकायत उसकी रहती थी। गलत भी नहीं थी अपने ढंग से, उसके अपने सोच के मुताबिक उसका जैसा स्वभाव था। सेवा और अनसुईया से जुड़ने के बाद ज्योत्सना के स्वभाव का जो बहिर्मुखी सामाजिक पक्ष था वह तो लगातार उभरता गया, उत्तरोत्तर निखरता गया। वह भी उसकी आत्माभिव्यक्ति का उतना ही अनिवार्य माध्यम बन गया। वह क्या? ये सामाजिक कर्म, अनसुईया का संपादन करना, सेवा संस्था की बैठकों में जाना और मिलना सब तरह के लोगों से, स्त्रियों से, उनकी समस्याओं को अपनी समस्याओं की तरह ग्रहण समझना, ये जो उसका बहिर्मुखी पक्ष उभरा अनसुईया से संपर्क होने, सेवा संस्था से संपर्क होने के बाद, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी, क्योंकि मैं समझता था कि भाई मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है उसे। लेकिन नहीं, वो मेरे लिए भी एक अचरज था। मैंने देखा कि ये सामाजिक कार्य भी उसके लिए उतना ही आनंदप्रद, उतना ही उलझाने वाला, मस्त रखने वाला। भाई एक लेखक को कुछ तो वो होना चाहिए ना, स्वार्थी होना चाहिए अपने काम के लिए। करना पड़ता है, कितना होम करना पड़ता है
कविता लिखने के लिए, कहानी की लिखने के लिए अपने आप को। तो आज तथाकथित सामाजिकता उसमें कैसे आप इतना, लेकिन नहीं साहब, वो भी उसका उतना ही अनिवार्य माध्यम बन गया जितना कि उसकी कविता और कहानी की रचनाशीलता में। मैं इसलिए भी सेवा संस्था का, अनसुईया का और उसकी जो प्राणभूत थी इलाबेन का गहरी कृतज्ञता अनुभव करता हूँ कि उन्होंने मेरी जीवन संगिनी को वो स्पेस दिया, वो अवकाश सुलभ कराया जो कि और किसी तरह संभव नहीं थी। अगर किसी, मान लो किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में मिल ही जाती, उसको मिल जाती आसानी से थोड़ी बहुत कसर, लेकिन कितना समय जाता उसमें, कितनी ऊर्जा खर्च होती। उसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा स्वतंत्र थी वो। घर बैठे कोई वहाँ अहमदाबाद थोड़ी गई वो नौकरी करने को, घर बैठे अनसुईया का काम करती थी, खूब खपाती थी अपने को, लेकिन निकाल लेती थी समय, कोई बंधन नहीं था उस पर। सच यह भी है मित्रों, मेरा ख्याल है आप मुझसे सहमत होंगे कि किसी किसी के लिए यह सामाजिक कार्य भी उसकी क्रिएटिविटी के लिए पोषक होता है, और ज्योत्सना के लिए पोषक साबित हुआ, वो विघ्न साबित नहीं होता। मैं उसकी जगह होता तो मेरे लिए तो विघ्न था वो, मैं तो 2-4 महीनों में ही मैं उखड़ जाता और भाग खड़ा होता। दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, सामाजिक कर्म और कविता उपन्यास, ये रमेश चंद्र शाह के लिए संभव नहीं था, ये ज्योत्सना मिलन के लिए ही संभव था। तो उसकी क्रिएटिविटी के लिए बड़ा पोषक साबित हुआ ये अनुभव। अनसुईया का संपादन कम थोड़ी किया उसने, 25-30 साल तक संपादन किया उसका। कैसी ट्रेजिक आयरनी है, कैसी त्रासद विडंबना है कि अब जब सचमुच इन दोनों प्रवृत्तियों का मणिकांचन संयोग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला था, उनका अधिष्ठान वह ज्योत्सना मिलन स्वयं ही आकाश मार्ग से जाने कहाँ अंतर्धान हो गई। मित्रों, महाभारत में मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन हूबहू जो लिखा है ना, वो मैं उद्धृत कर रहा हूँ कि जीवन सहस्रमुख भय और सहस्रमुख शोक का स्थान है। जीवन सहस्रमुख भय और सहस्रमुख शोक का स्थान है। कमाल की बात लेकिन ये है कि उसी महाभारत में और रामायण में भी अन्यत्र मुझे यह भी लिखा मिला जो इसका उल्टा है कि जीवन, उसमें लिखा है कि जीवन अखंड सौभाग्य है, अलभ्य वरदान है। दोनों बातें एक समझने की बात है। कैसा देश है ये, जैसी नितांत परस्पर विरोधी एक्सट्रीम अनुभूतियों और विचारों के को एक साथ वहन कर सकता है, उनके बीच संवाद बिठा सकता है कुछ। दोनों सच है, उसमें से किसी को भी सिंप्लीफाई, सरलीकरण करने की गुंजाइश नहीं है आपके लिए। जीव एक तरफ जीवन सहस्रमुख भय और सहस्रमुख शोक का अड्डा है जीवन, लेकिन उसी के साथ ये भी एक दूसरे संदर्भ में दूसरी जगह कि जीवन अखंड सौभाग्य है, अलभ्य वरदान है। इन दोनों उक्तियों के बीच में क्या कहीं कोई संगति
बैठती दिखाई देती है आमतौर पर। फिर क्यों वे भारतीय वाङ्मय में, रामायण महाभारत हो, पुराण हो, कोई भी इकट्ठे ही मिलेंगी ये चीजें आपको। क्यों, कैसे? शायद ये बात आपको अवान्तर प्रसंग लग रही होगी, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए यही जीवन का पहला स्वाद, अनुभव, यही अंतर्विरोध, जीवन के मूल में ही, जड़ में ही जो अंतर्विरोध है, तो उस अंतर्विरोध को नापने की, उस अंतर्विरोध का इलाज करने की भी उसी के अंदर संभावना होगी ना, तभी तो इकट्ठा निभा सकते हैं आप दोनों बुद्धिमत्ताओं को, उभर सकते हैं दोनों से, मिला सकते हैं उनको। हमारे समूचे वाङ्मय में इकट्ठे ही क्यों रची बसी है। इस बात पर मुझे याद है, इस बात पर भी उसके साथ बात होती थी कई बार। भोपाल का वो अस्पताल, चिरायु नाम था उसका। पहली बात जो मन में मेरे आती है वो ये कि इससे भी अधिक वाहियात और विडंबनापूर्ण नाम किसी अस्पताल का हो सकता है। हाँ, उसी अस्पताल में 3 दिन 3 रात चली उसकी अचेतन जीवन यात्रा के अंतिम छोर पर मेरी बेटी राजुला ने मुझसे कहा, पापा उठो, खेल खत्म हो गया। यह शोक का नहीं, मुक्ति का क्षण है पापा। माँ को जो आकाश अपने सारे सगों से ज्यादा सगा लगता था, स्वयं जीवन का पर्याय, परमार्थ, बल्कि माँ अब उसी में चली गई है, उसी में मुक्त हो गई है, उबर गई वो इस उलझुल जीवन से। आकाश को आकाश होने से अब कोई नहीं रोक सकता। और तुका मेरा नाती बोला, तुम क्यों रो रहे हो नाना? नानी तो वहाँ खूब मस्ती कर रही होगी, वहाँ उसे नवीन चाचा मिल गए होंगे, पवन मामा मिल गए होंगे, और ऐसे ऐसे फूल पौधे भी मिल गए होंगे जैसे कि उसने यहाँ कभी देखे ही नहीं थे। क्या मज़ा आएगा उसको वहाँ। उन्हें सींचने की मेहनत भी उसे खुद नहीं करनी पड़ेगी। बच्चा बोल रहा है। धरती और आकाश और हाँ समुद्र भी ज्योत्सना मिलन के अंतरंग थे। आकाश सबसे अधिक अंतरंग था। आकाश ही परमानेंट इमेज है और स्थायी भाव है उसकी कविता का और उसकी कथा सृष्टि का भी। वह उसी आकाश तत्व में स्वभाव से विचरण करती थी, स्वभाव से, किसी किताबी स्तर पर नहीं, स्वभाव से। आकाश आकाश तत्व है अनायास। जब वही उसके लिए परमार्थ था, ज्योत्सना मिलन के लिए, तो मान ही लेना होगा। मैंने अपने आप को कैसे समझाया होगा ये मैं सोचता हूँ। जब वही उसके लिए परमार्थ था तो मान लेना होगा कि अब उसके और आकाश के बीच कोई अंतराल नहीं, कुछ भी बाधक नहीं, वह जीवन भी नहीं जो कि सहस्रमुख भय और शोक का स्थान है, और जिसके इस मर्मांतक साक्षात भोग से मैं खुद पता नहीं कब उबर पाऊंगा, कभी उबर भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अपनी सर्जना शक्ति के ही बूते
ज्योत्सना जिस अखंड सौभाग्य और दुर्लभ वरदान की झलकियां पाती रही और सजोती रही अपनी रचनाओं में, अब वही उसका घर है। फिर क्यों बारंबार वही एक त्रासद बिंब मुझे जकड़ लेता है। ये मैंने तभी लिखा था, तुरंत बाद में ही उसके। फिर क्यों बारंबार वही एक त्रासद बिंब मुझे जकड़े लेता है। खुले आसमान में चहकती उड़ती वह चिड़िया कैसे इस आधुनिक चिकित्सा तंत्र रूपी बहेलिए के जाल में आ फंसी। क्यों क्यों क्यों? इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। इस अगम अछोर असांत्वनीयता से फिलहाल कोई निस्तार नहीं है। ज्योत्सना अपने आप में कई सारे विरुद्धों का अनोखा सामंजस्य थी। वह पूरमपूर पारिवारिक, पूरमपूर सामाजिक भी थी और क्षण भर में ही उस सामाजिकता से, उस पारिवारिकता से छिटक कर एकदम अपने उस उजले एकांत में उड़ जा सकती थी जो उसका आकाश था। कवि कथाकार ज्योत्सना मिलन का आकाश, सच्चा पूरा आकाश। उसका सृजनशील अकेलापन सबके साथ और सबके बीच स्वयं को चरितार्थ कर सकता था। वह रिश्तों में जीती थी। रिश्ते उसके लिए मात्र उपचार की बातें नहीं थी, आदत की बातें नहीं थी। वह तो रिश्तों में जीती थी। कैसे रिश्ते? जो कि पारिवारिक या सामाजिक जैसी संज्ञाओं में भी नहीं अटते। कैसे रिश्ते थे वे नितांत पार्थिव रिश्ते थे और फिर भी सच्चे अर्थों में ब्रह्मांडीय रिश्ते थे। सुनिए कविता उसकी। कविता की साखी पर भरोसा करिए, मेरी बात पर नहीं। कविता क्या कह रही? इसी क्षण हुआ सब कुछ, इसी क्षण हुआ सब कुछ, मेरे देखते देखते उगे पेड़, मेरे देखते देखते उगे पेड़, फैलता गया आसमान चीजों के भीतर बाहर। हवा में फले परिंदे, हवा में फले परिंदे, लोग भी ऐसे जैसे हुए हों अभी अभी, जहां कहीं, कैसे कैसे। मिट्टी भी कितनी गीली और काली, जो जी में आए बो दो। मिट्टी भी कितनी गीली और काली, जो जी में आए बो दो। चाहे आसमान को ही जो चाहो गढ़ लो, पेड़, पक्षी, घर, यहाँ तक कि आदमी भी, यहाँ तक कि आदमी भी, जो जी में आए बो दो, जो चाहो गढ़ लो। इसी के साथ साथ मानो इसी से लगी लिपटी, हालांकि दोनों के बीच में टाइम का अंतराल है, लेकिन इसी के साथ मानो इसी से लगी लिपटी एक दूसरी कविता भी इस वक्त मेरी अर्धविक्षिप्त चेतना पर दस्तक देने लगी है। मानो यही शांति पाठ हो, एकमात्र संभव, एकमात्र सार्थक शांति पाठ ज्योत्सना मिलन के तिरोभाव पर। सुनिए कविता की आवाज, उसकी असली आवाज ज्योत्सना मिलन की।
कविता क्या कह रही है? हर समय दुनिया तुम्हें धर दबोचती सी लगती है। हर समय मुझे लगता है जैसे ये मेरे ऊपर लिखी है, ये मैं जैसे मुझसे कह रहा है, मुझी से सीधे सीधे। हर समय दुनिया तुम्हें धर दबोचती सी लगती है, डरे डरे से हर चीज को आशंका से देखते हो, जैसे हर कोई तुम्हारे ही पीछे पड़ा है हाथ धोकर, जैसे तुम हो ही नहीं, जैसे तुम हो ही नहीं, मगर होते हो जब शब्दों के बीच तो लगता है तुम हो, मगर होते हो जब शब्दों के बीच तो लगता है तुम हो, और कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हर समय दुनिया तुम्हें दर्द बोझती सी लगती है, डरे डरे से हर चीज को आशंका से देखते हो, जैसे हर कोई तुम्हारे ही पीछे पड़ा है हाथ धोकर, जैसे तुम हो ही नहीं, मगर होते हो जब शब्दों के बीच तो लगता है तुम हो, और कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस मित्रों, आपने हमारी बात सुनी धीरज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।